आपका क्वेश्चन पेपर है? No, this was a question paper which consists of 12 questions. इसमें आप लोग बताइए, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊं या फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके? सर एक एक करके डिस्कस करते जाओ सर। चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हम इसे उठाते हैं अभी। ठीक है ना। अब बॉक्स का, अब देखो, अब कोई ज्वाइन करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्या मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन ज्वाइन कर रहा है। A box contains m white balls and n black balls. इसमें m white है, n black है. Balls are drawn at random one at a time without replacement. Find the probability of incurring a white ball by the k draw. तो इसमें जो कीवर्ड है वो है बाय द के ड्रॉ, मतलब ये के ड्रॉ तक मिलने के चांसेस है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो पांचवें ड्रॉ तक में आपको पहला व्हाइट बॉल मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है। अब देखिए, अगर पांचवें ड्रॉ तक मिलने का मतलब ये है कि आपको पहले में भी मिल सकता है, दूसरे में भी मिल सकता है, तीसरे में मिल सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि पहले में मिलने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे में मिलने की प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरे में मिलने की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो मान लीजिए कि हम इसको एक्स आई लिख लेते हैं, व्हाइट बॉल एल एन ए ड्रॉ। लगता है कोई ज्वाइन किया है। तो हम लोग देखते हैं व्हाइट बॉल इन एन ए ड्रॉ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस जो हो जाएगा आपका के ड्रॉ के बारे में जो पूछा जा रहा है, दिस विल बी इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी कि आपको पहले ही ड्रॉ में मिल गया, प्लस प्रोबेबिलिटी आपको दूसरे ड्रॉ में मिला, प्लस प्रोबेबिलिटी आपको तीसरे ड्रॉ में मिला, एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी कि आपको केथ ड्रॉ में मिला। अब देखो यहाँ पर एक और खास बात है कि एम व्हाइट बॉल सिर्फ एम है, तो अगर के इज if k is less than m, तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, बट इफ k is greater than m, ठीक है, सॉरी, k is greater less than n और k is greater than, k is less than n का मतलब ये है कि आपको n ही ब्लैक बॉल्स मिल सकता है, उसके बाद तो हर हाल में आपको व्हाइट बॉल मिलेगा ही। तो अगर k is less than और इक्वल टू n है तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर k is greater than n हो जाएगा देन PWK दिस इज सिंपली इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? क्योंकि n ब्लैक बॉल्स जैसे एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल मिलेगा, फिर n बॉल तो मिलना ही नहीं है। तो इसमें एक चीज, ये क्या चीज पे ध्यान रखिएगा, इफ k इज ग्रेटर देन n, अगर सारे ब्लैक बॉल्स आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ व्हाइट बॉल विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन में इस पर ये एक एम्बिग्यूटी रखा है कि के ड्रॉ जो बोला रहा है, के की वैल्यू n से छोटी है कि बड़ी है। तो अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो आप दो केसेस दिखाइएगा, के केस 1 व्हेन k इज लेस देन और इक्वल टू n, केस 2 व्हेन k इज ग्रेटर देन n। तो k इज ग्रेटर देन n का तो हमें मिल गया, अब हम k इज लेस देन और इक्वल टू n का देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो PWK। अब आप ये बताइए कि पहले ड्रॉ में आपको व्हाइट बॉल मिल गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, m डिवाइड बाई m प्लस n। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो m व्हाइट बॉल है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, m प्लस n हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि दूसरे ड्रॉ में आपको व्हाइट बॉल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पहले ड्रॉ में आपको ब्लैक मिला फिर व्हाइट मिला, बल्कि इसको देखो, इसको और थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, इसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि पहले ड्रॉ में ब्लैक व्हाइट बॉल मिला, तो एम व्हाइट था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या था, m प्लस n था, ये हम कह लें कि सीधे आपको व्हाइट मिल गया। ठीक है,
दूसरे ड्रॉ में आपको व्हाइट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले ड्रॉ में आपको ब्लैक मिला, दूसरे ड्रॉ में व्हाइट मिला। तो पहले ड्रॉ में ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक कितना है अभी? n है, n डिवाइड बाई m प्लस n इनटू दूसरे ड्रॉ में व्हाइट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? m अपॉन m प्लस n माइनस 1, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक घट गया है। अच्छा, तीसरे ड्रॉ में मिल रहा है, मतलब ये कि पहले ब्लैक मिला, फिर ब्लैक मिला, फिर व्हाइट मिला। ये क्या हो जाएगा? पहले में ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी n डिवाइड बाई m प्लस 1, ठीक है। दूसरे में फिर ब्लैक मिला है, यानी कि अब ब्लैक भी एक घट गया, n माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस n प्लस n माइनस 1 इंटू अब फिर आपको व्हाइट मिल रहा है, यानी m डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें केथ के लिए, px के चांस में आपको एक व्हाइट बॉल मिल रहा है, तो पहले चांस में आपको ब्लैक मिला, मतलब ये हो जाएगा कि ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक कितनी बार मिलेगा? k माइनस 1 टाइम्स, और फिर आपको व्हाइट मिलेगा के चांस में, ठीक है। तो पहले चांस में ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी n डिवाइड बाई m प्लस n, फिर n माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1 इंटू ये चलता जाएगा। केथ में क्या हो जाएगा? k माइनस 1 में क्या हो जाएगा? n माइनस k माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस k माइनस 1, ठीक है, इनटू व्हाइट है m डिवाइड बाई m प्लस n माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये माइनस 2 हो जाएगा, और n माइनस k माइनस 1, ठीक है। अब आप इन सब का सम ले लीजिए। तो व्हाट विल बी pwk? So this is simply equal to px1 plus px2 and so on plus pxk. So this is simply equal to m divided by m plus n plus n divided by m plus n into m divided by m plus n minus 1 and so on plus n divided by m plus n into फाइनली क्या था? m डिवाइड बाई m प्लस n माइनस k माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, आप चाहे तो m अपॉन m प्लस n को कॉमन ले लीजिए, हियर यू विल गेट 1 प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस k माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस, सॉरी ये तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 टू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस k माइनस 2, k माइनस 1, सॉरी k माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था, और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही था, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बाई के ड्रॉ। क्या आप लोग को आवाज आ रही है ना? अच्छा, एक कौन है? निर्भय पांडे। आप लोग आवाज आ रही है? कुछ यस नो बीच में बोलते रहा करो, मुझे लगे कि ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट हो जाए, मुझे पता ही ना चले। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A biased coin with pH is equal to 1/3 and PT is equal to 2/3। देखिए आपको एक बायस्ड कॉइन दे दिया गया, आवाज आ रही है ना? देखो यस नो कुछ बोलो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आपको क्या लिख रहे हैं। आ रही ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, और गेट में एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो ये बायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन मतलब जिसकी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। तो देखो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। What is the probability of occurrence of head for the first time in odd number of tosses? का मतलब है हेड आपको पहले टॉस से मिल सकता है, या हेड आपको तीसरे टॉस से मिल सकता है, या हेड आपको पांचवें टॉस से मिल सकता है, एंड सो ऑन।
ऑड नंबर ऑफ टॉस में ही हेड मिल सकता है, इवन नंबर ऑफ टॉस में आपको हेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में मिल सकता है, थर्ड में मिल सकता है, फिफ्थ में मिल सकता है, सेवेंथ, नाइन्थ एंड सो ऑन। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, प्रोबेबिलिटी की ये थर्ड अटेम्प्ट में मिले, प्रोबेबिलिटी की ये फिफ्थ ट्रायल में मिले, प्लस प्रोबेबिलिटी के सेवेंथ ट्रायल में मिले एंड सो ऑन। आप सम कर लीजिए। तो फर्स्ट ट्रायल में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। थर्ड में क्या है, पहले टेल, फिर टेल, फिर हेड। फिफ्थ का क्या मतलब है, टेल, 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 फिर हेड एंड सो ऑन। तो इसमें हम 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 raised to power 4 and so on. So this is an infinite geometric progression. तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे 1/3, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a इज 1 अपॉन 1 माइनस आर 2/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/3 इंटू, नाउ दिस इज सिंपली इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5, सो दिस इज 3/5। ऐसा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, कोई ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सिंपल है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ और द मोर्टेलिटी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंट्री इज दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन अगर 1 बिलियन है, तो बताओ 80 साल से ज्यादा कितने लोग जिंदा रहते हैं। ये आपका पीडीएफ दिया, पर पीडीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखो पहली चीज तो ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी यूनिटी। यहाँ से आप इस के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि के नाम से आंसर दे दीजिए। अगर ये दिया हुआ है कि ये पीडीएफ है, तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज यूनिटी। तो लगता है कोई ज्वाइन किया है, यही प्रॉब्लम होती है जब आप लोग बाहर की आईडी से ज्वाइन करते हैं। तो एक टोटल पॉपुलेशन है, चलिए तो सेकंड पार्ट है, ये हम लोग कर लेंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है कि 80 साल से ज्यादा कितने लोग जी रहे हैं, मोर देन 80 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू निकालने का तरीका क्या, एरिया अंडर द कर्व, के टी स्क्वायर 100 माइनस टी डी टी। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। अब इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 0 से 100 ईयर्स दिया हुआ है, तो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल फ्रॉम 0 to 100। तो दिस इंप्लाइज के को कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और inside the integral sign you will be having 100 t square minus t cube dt, and this is equal to unity. So this implies k into 100 into t cube by 3 minus t raised to power 4 by 4, 0 to 100 is equal to 1. So this implies k into, देखो ये 100 into 100 raised to power cube, तो ये सिंपली हो जाएगा 100 raised to power 4 into 1/12 is equal to 1. So this implies what will be the value of k? K will be equal to 12 divided by, देखो 10 raised to power 4, 100 raised to power 4 का मतलब 10 raised to power 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये k की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे चलेंगे कि हमें टोटल हमें निकालना है क्या है। पहले तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कि लोग जो हैं वो 80 साल से ज्यादा जी रहे हैं। तो 80 साल से ज्यादा का मतलब है कि 80 से 100 साल के बीच में है। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mt फ्रॉम 80 to 100। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 80 to 100 k इंटू क्या आया था यहाँ पे 100 t स्क्वायर माइनस टी क्यूब dt। ये था हमारे पास 100 t स्क्वायर
माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। के को कांस्टेंट है, बाहर ही रहने देते हैं, नहीं बल्कि दिस इज इक्वल टू के को कांस्टेंट है, बाहर रहने देते, ये हो जाएगा 100 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी रेज़ टू पावर 4 बाई 4 80 to 100। So this implies P is equal to, तो अगर आप इसको 100 लिमिट कीजिएगा तो इस सीक्वेंस में 1 हो जाएगा, ये इतना। अगर आप P की वैल्यू 100 पुट कीजिएगा तो इसका 1 हो जाएगा, पिछली बार देख चुके हैं। ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा K इंटू 100 इंटू 80 क्यूब बाई 3 माइनस 80 रेज़ टू पावर 4 बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस K की वैल्यू पुट कर दे 12 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 8। अब आप यहां से 80 क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 100 डिवाइड बाई 3 माइनस 80 डिवाइड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 12 डिवाइड, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, so this implies P is equal to 1 minus 12 divided by 10 raised to power 8 into 80 raised to power 3। अब 100 by 3 माइनस, तो 400 माइनस 240 हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब देखो ये 12 और ये 12 विल गेट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस, देखो 80 रेज़ टू पावर 3 है तो हम इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 16 कर लें, इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 कर लें, डिवाइड बाई ये 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 कर लेते, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 10,000। कैलकुलेटर है तो कीजिए आप लोग, बताइए कितना होगा। तो यू विल गेट 0.8192। So 1 minus 0.8192, this is equal to 0.1808। So this is the probability of deaths after 80 years। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन लिविंग मोर देन 80 years, 80 साल से ज्यादा बूढ़े लोग कितने बचेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल पॉपुलेशन, ऐसे लिखेंगे पॉपुलेशन जो है, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन दिया 1 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 9। ठीक है, 1 अरब। सो दिस इज इक्वल टू 18.08 करोड़, यानी 18 करोड़ से ज्यादा लोग 80% से 80 साल से ज्यादा जीते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए थे ये सोच के दिए थे, ये 3 क्वेश्चन से आप लोगों को काफी कुछ समझ, बेसिकली 2 ही क्वेश्चन था, ये तो पीडीएफ का क्वेश्चन है, ये रैंडम वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल रैंडम, वरना पहला 2 क्वेश्चन जो था यूनिट 1 से था, जो ये जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 2 से है। फिर आप लोगों का यूनिट आता है सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, क्या फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये शायद यूनिट 3 है। ये जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वो उस यूनिट से है। अब ये क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कि आपको 2 फंक्शंस दिए हुए एक्स एंड वाई या इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि occurrence of one doesn't affect the occurrence of the other with parameters lambda 1। देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to this specifically corresponds to exponential random variable। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है सम कॉमनली यूज्ड रैंडम वेरिएबल्स में, तो एक होता है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल,
एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली क्यूइंग थ्योरी में, लेकिन आप लोग को उसके एप्लीकेशन पे नहीं जाना है। अगर इस मैथमेटिकल फंक्शन से अगर डिफाइन किया जाए किसी रैंडम वेरिएबल तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि अगर आप इसे प्लॉट करेंगे पीडीएफ को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिस इज सिंपली लाइक दिस, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी लैम्डा वन। ये लैम्डा वन इसलिए है ताकि अगर आप इसे इंटीग्रेट कीजिएगा यू विल गेट वन। तो कह रहा है कि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके पैरामीटर्स लैम्डा वन और लैम्डा टू। देखो यहाँ पे अगर लैम्डा वन मालूम है तो इस एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के आपको डिटेल्स मालूम, मतलब आपको सारी चीजें मालूम है। ये लैम्डा टू है, तो ये इसके दोनों पैरामीटर्स दिए हुए। फाइंड पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो कि अगर हम दो रैंडम वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उसका जो पीडीएफ होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे का कॉन्वोल्यूशन हो जाता है। अब इसके प्रूफ में हमें नहीं जाना है, एंड दिस इज बेसिकली लीनियर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्वोल्यूशन मालूम है, आप जानते हैं कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप एफ एक्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं, या आप एफ एक्स एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स और दिस इज इक्वल टू लैम्डा वन ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा वन एक्स यू एक्स एंड एफ वाई वाई दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टू वाई यू आई। अब यू एक्स और यू वाई क्या है, दिस आर यूनिट स्टेप फंक्शंस, ठीक है। फिर कोई आया, ठीक है। these are unit step functions। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन इन्वॉल्व है तो व्हाट विल बी एफ जेड। अगर आप दोनों का कन्वोल्यूशन निकालेंगे तो सिंपली गेट 0 टू z, ठीक है, लैम्डा वन ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा वन, कोई एक डमी वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से p ले लेते हैं, p इनटू लैम्डा टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टू एक मिनट, हाँ सर एक मिनट, हम लोग की आदत पड़ी हुई है टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन निकालने की। चलो पहले बता देते हैं कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन, उसके बाद वहां पर आएंगे। देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन है g1t एंड g2t, इस तरह से कि yt इज इक्वल टू हो जाता है g1t कॉन्वोल्यूशन विद g2t, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्वोल्यूशन के बारे में बता देते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर yt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g1 टॉ g2 t माइनस टॉ टी टॉ, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मान लिया जाए कि ये g1t ना होके g1t ut होता और ये हो जाता g2t ut, तब क्या हो जाता, तो yt इज इक्वल टू हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g1 टॉ u टॉ इंटू g2 t माइनस टॉ u t माइनस टॉ डी टॉ, ठीक है। अब आप ये बताएं u टॉ इंटू u t माइनस टॉ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो u टॉ तो सिंपली यूनिट स्टेप फंक्शन है और u t माइनस टॉ ये है, दोनों का एम्पलीट्यूड वन है, ये जीरो से टॉ पे, ये फोल्डेड भी है और शिफ्टेड भी है, और ये क्या है, सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है। दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो टॉ तक तो वन हो जाएगा, तो ये जो t की वैल्यू है, सॉरी ये t तक जो है, ये जो टॉ की वैल्यू है ये जीरो से t तक वन होगा और जीरो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है यूटा और यूटी माइनस टॉ का, हम इसको यहाँ पुट करके हम इसके लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली yt की वैल्यू क्या हो जाएगी, yt इज इक्वल टू 0 टू t, ठीक है, g1 टॉ g2 t माइनस टॉ डी टॉ। बात समझ में आ गया, ये लिमिट 0 टू t कहां से चेंज हो रहा है,
ये इस यूटो इंटू यूटी माइनस टॉ की वजह से हो रहा है, क्योंकि यूटो इसको टी के लेस देन 0 के लिए 0 कर देगा और ये ग्रेटर देन टी के लिए 0 कर देगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स एक्स जो है, नाउ दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 एक्स यू एक्स है, ठीक है। और एफ वाई वाई है, नाउ दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 वाई यू वाई है। आपको निकालना है एफ जेड जेड, ये क्या हो जाएगा? तो पहले हम करते क्या है, इसकी एक डमी वैल्यू लेते, एक्स और वाई दोनों हटा करके एक डमी वैल्यू लेते, लेट्स कॉल इट एज पी। तो लैम्डा 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 पी इंटू लैम्डा 2 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2, यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस पी डी पी। समझ में आया आप लोगों को? p का टर्म क्या इंटीग्रेट होकर खत्म हो जाएगा, ये लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा 0 टू z ई रेज़ टू पावर माइनस, अब देखो ई रेज़ टू माइनस लैम्डा 2 z को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इंटू ई रेज़ टू माइनस, अंदर क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस रखा है तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू p dp। So this is equal to lambda 1 into lambda 2 e raised to power minus lambda 2 z, ये हो जाएगा e raised to minus lambda 1 minus lambda 2 into p divided by minus lambda 1 minus lambda 2, और ये आ जाएगा 0 to z, ठीक है। आगे बताइए क्या हो जाएगा? So this implies fz will be equal to lambda 1 lambda 2 into e raised to power minus lambda 2z into, आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, इसे इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए? 1 माइनस, देखो ये z भी है 0 भी है, लेकिन चूंकि माइनस साइन है तो पहले हम 0 वाले को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 ले लेंगे तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू जेड डिवाइड बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, इसे अंदर ले जाइए तो हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 जेड माइनस ई रेज़ टू माइनस लैम्डा 1 जेड डिवाइड बाई लैम्डा 1। आप ये देख लीजिएगा साइन सारे सही है कि नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों को? ऑब्वियसली आप इसमें यूजेट लगा सकते हैं। समझ में आया किस तरह से हमने सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? कोई बोलो हाँ ना, या नहीं Yes, चला sir. गया? समझ में आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन भी सेम सिमिलर है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसमें क्या है कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 कर दिया गया है। इसमें जो भी खेल है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी कैच है वो इंटीग्रेशन के अंदर है, कन्वोल्यूशनल इंटीग्रेशन के अंदर है। कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज सेम रहने का मतलब क्या है कि एफ जेड जेड, जैसे देखो ये यू एक्स है यू वाई है, कन्वर्ट करना है तो 0 टू जेड रह जाएगा लिमिट। ये लैम्डा है तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, मान लो फिर को डमी वैल्यू पे ले लेते पी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा जेड माइनस पी डी पी। ठीक है, समझ में आ गया? तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो ई रेज़ टू माइनस लैम्डा पी कर दिया, और ई रेज़ टू माइनस लैम्डा जेड माइनस पी कर दिया।
Now what next? So this will be equal to lambda square constant है, बाहर कर दो 0 to z। अब देखिए यहाँ पर e टू माइनस लैम्डा पी है, इसको लिख देते हैं माइनस लैम्डा इंटू ई टू माइनस लैम्डा जेड इंटू ई टू माइनस प्लस लैम्डा पी हो जाएगा। तो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। यहाँ क्या बच जाएगा? दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ई टू माइनस लैम्डा जेड जेड 0 to z, या दिस इंप्लाइज fzz, this is equal to lambda square into z to e raised to minus lambda z। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज किया है, ये जो फंक्शन था एफ एक्स एक्स ऐसे था, सिमिलरली एफ जेड जेड भी एफ वाई फाई भी ऐसी था कि एफ जेड जेड कैसा हो रहा है। देखो 0 पे 0 हो जाएगा, एक पीक वैल्यू होगी उसका नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे z के 0 हो जाएगा और बाकी के लिए ये जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ये इसे नीचे लेके चला जाएगा। तो आप लोगों को जब कभी भी क्वेश्चन आए सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसके पीडीएफ को क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा बताइए कोई? अगर दो रैंडम वेरिएबल का सम लेते हैं उसका पीडीएफ क्या हो जाता है? पीडीएफ का कॉन्वोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन आना चाहिए जिसके अंदर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स दिया, और ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का है। ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ रैंडम, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे है वो समझ लीजिए आप। ये क्या बता रहा है? y इज इक्वल टू, देखो x रैंडम वेरिएबल है, x इज इक्वल टू क्या दिया n01, n का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से किसी को पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? इसको सिंपली कहते हैं गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये 0 1 का क्या मतलब है? 0 1 का देखो गॉसियन फंक्शन को या नॉर्मल फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? हम ऐसे लिखते हैं n, उसका मीन वैल्यू और फिर उसका वेरिएंस। इसका मतलब है कि इसका मीन 1 है 0 है और वेरिएंस क्या है? 1 है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग को मीन और वेरिएंस मालूम होगा। ठीक है, इसे प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा? ये गॉसियन फंक्शन ऐसे प्लॉट होता है, इट गोज टिल इंफिनिटी। ये नेगेटिव साइड में इंफिनिटी पे जा रहा है, पॉजिटिव साइड में भी इंफिनिटी पे जाएगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एफ एक्स एक्स, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर e raised to power minus x minus mu x square upon 2 sigma x square. Now this is how we write a normal distribution function. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मीन 0 है हमारे केस में। अगर हम इसे लिखें तो एफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा? मीन 0, वेरिएंस 1 है, वेरिएंस 1 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, यहाँ बचेगा ये टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस फंक्शन की बात हुई। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द गॉसियन फंक्शन। अब ये कह रहा है कि यहाँ जो आपको दिया गया है दो चीजें दी गई हैं, x का आप लोगों को x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बता दिया गया और बताया गया एक दूसरा फंक्शन है y जो कि x का फंक्शन है और किस तरह से रिलेटेड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताइए कि y का पीडीएफ क्या होगा? ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स, where gs is equal to x square. तो g is some function of x। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या होता है फंक्शन ऑफ रैंडम? इसमें मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप लोगों ने देखा नहीं है, फिर इसको काफी डिटेल में समझाया मैंने, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी करवाया उसके अंदर।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारा जो एफ एक्स एक्स है और दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई रेज़ टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो जी एक्स है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पहली बात ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है y दिस इज इक्वल टू जी एक्स, ये 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है। देखिए आप प्लॉट कीजिए, एक्स और वाई का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो दिस विल बी लाइक दिस। many to 1. हाँ, मेनी टू 1 का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, x1 x2 दोनों वैल्यूज के लिए y की आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का, तो उस केस में 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिसाइड करेंगे इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज होगी इसको डोमेन कहेंगे। ये डोमेन कहां से कहां तक जा रहा है, डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स, ये इसका डोमेन है ना, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है, -∞ to +∞ तक वैरी कर रही है, लेकिन y का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, y इज रेंज। Positive. ठीक है ना, तो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एंड 0। 0 ऐसे नहीं लिखेगा, 0 में ऐसे लिखेंगे एलिमेंट की तरह। पॉजिटिव में देखो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, so this will be the range। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए अगर हमारा 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन होता, ठीक है, तो तरीका क्या है कि एफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। ठीक है, x इज इक्वल टू जी इनवर्स y, है ना। ये अब मान लिया जाए कि y इज इक्वल, देखो y मैंने डमी वेरिएबल्स है, y इज इक्वल टू जी एक्स मैंने किया था, ये इसके रैंडम वेरिएबल्स के साथ किया था, y एंड x आर रैंडम वेरिएबल्स, स्मॉल y और स्मॉल x जब लिखते हैं तो इसके डमी वेरिएबल्स के लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू जो रिलेशनशिप y और x में है वही रिलेशनशिप हो जाएगा इसके डमी वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो व्हाट इज g डैश x, g डैश x इज सिंपली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। ठीक है, और x इज इक्वल टू जी इनवर्स y। अब अगर हमारा ये हो गया आपको 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मेनी टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन है तब क्या होगा? कल आप लोगों की क्लास किस तरह से है, कल आप लोगों का टाइम कितने बजे से कितने बजे फ्री है? Sir, free ही है पूरे दिन. तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, फिर सब कुछ जो है ना खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में जाके। हम लोग 6 तक देख लिए हैं, बल्कि 7 तक अभी देख लेंगे। अच्छा 8 तक देख सकते हैं, 8 तक सेम टॉपिक है, बल्कि ऐसा कीजिए 6 करवा देते हैं, 7 आप लोग देख लीजिए, 8 देखिए ट्राई कीजिए खुद से, 7 8 कल करवाएंगे। ठीक है, असल में फाइनल ईयर के लड़कों को भी थोड़ा टाइम दे रखे थे आप लोगों से पहले, वो अभी क्लास लेनी थी मुझे, तो 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया। खैर ये बता देते हैं मेनी टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो एफ वाई वाई होगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेनी टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन में कि x1 x2 ऐसे करके कितनी वैल्यूज हो सकती है, लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास से x1 x2 इस तरह से xk, ये k वैल्यूज हैं जिसके लिए आपको y की सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो एफ वाई वाई नाउ दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स x1 डिवाइड बाई जी डैश x1 का मॉड। अच्छा यहाँ पे मैं मॉड लगाना भूल गया, यहाँ पे मॉड भी होगा, यहाँ पे मॉड भी होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। अब इसकी प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। विथ x1 इज इक्वल टू जी इनवर्स y प्लस एफ एक्स x2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ g डैश x2
x2 is equal to g inverse y plus fx xk divided by mod of g dash xk, where xk is equal to g inverse y. तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके पास के वैल्यूज नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज है, x1 और x2। हम वापस देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन था। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे प्लॉट किया, ये x है एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज हमें मिल रही है। लेट अस कॉल इट एज x1 एंड x2। नाउ व्हाट इज gx? gx is simply equal to x square. So what will be g dash x? This is simply equal to 2x. ठीक है, now what was y? Y was equal to x square. So this implies this is simply equal to 2 root over y. Agreed? भाई अगर हम इनवर्स फंक्शन लेंगे, अच्छा चलो ये कैसे, वैसे अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, अब ऐसे देखते हैं हम लोग। f by y, now this will be equal to फॉर्मूला को दोबारा लिख लेते हैं, fx x1 डिवाइड बाय mod of g dash x1 x1 is equal to g inverse y। तो हमें ये पुट करना है x को y के टर्म्स में, और प्लस, सॉरी ये इक्वल टू साइन नहीं होगा, प्लस fx x2 डिवाइड बाय mod of g dash x2 and this x2 is equal to g inverse y। ठीक है, now what is fx x1? हमें मालूम है this was equal to 1 upon root 2 pi e raised to power minus x square by 2, right? सही है ना? So x1 square by 2. x क्या था? fx x, ये तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल था ना ये। Yes, sir. This was a Gaussian random variable with zero mean and variance equal to 1। यहाँ पर x1 हो जाएगा क्योंकि हम x1 पे ले रहे हैं। And what is g dash x1? Now this is equal to 2x1. 2x1। ठीक है, x1 is equal to g inverse y प्लस ये क्या हो जाएगा, fx x2 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस x2 स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई, इसका मॉड लगा दो, 2x2 x2 इज इक्वल टू g इनवर्स y। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिक्कत ये है कि हमको नेक्स्ट पेज पे जाना है। आप लोग साथ में नोट करते जा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इतनी चीज को हम जो है इतनी चीज को हम जो है शायद ये कॉपी हो जाए, नहीं लिया, थोड़ी
मिलेगा पूरी तरह से। चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। f by y this is equal to 1 over root 2 pi e raised to power minus x1 square by 2 divided by 2x1 mod x1 is equal to g inverse y plus 1 upon root over pi raised to minus x2 square by 2 divided by mod of 2x2 x2 is equal to g inverse y। ठीक है, अब ये g इनवर्स y का फंडा क्या है, ये कैसे निकालेगा? तो देखो, तो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी g इनवर्स y? ठीक है, अब यहाँ से ऐसे लिखिए, दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी x दिस इज इक्वल टू रूट y, तो g इनवर्स y दिस इज सिंपली इक्वल टू रूट y हो जाएगा, हाँ या ना? भाई g इनवर्स y सिंपली इक्वल टू x हो जाएगा, ऐसे बताओ। y is equal to gx है। Yes, sir. So what is g inverse y? This is simply equal to x, and what is x? This is simply equal to root y। हो जाएगा ना? तो हम इसी को यहाँ पे पुट करेंगे। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो। तो this implies what will be f by y? तो 1 over root 2 pi e raised to power minus, तो x1 स्क्वायर की इस वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली y के बराबर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई मॉड हटा देते हैं, व्हाट विल बी x1 रूट ओवर y, मॉड लगा दीजिए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं, प्लस 1 ओवर रूट 2 पाई e raised to power minus y by 2 अगेन 2 रूट पाई, ये 1 by 2 और 1 by 2 मिलकर 1 हो जाएगा, सो दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू वाई, स्क्वायर रूट वाला अंदर ले लेते हैं, e raised to power minus y by 2। तो एक खास बात देखिए आप कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखो, x हमारा क्या था? एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल था, और y हमारा क्या होगा? दिस इज नॉट अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, सिंपल है कि इसको, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन भी नहीं है, ये वाला टर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी फिर स्क्वायर रूट ऑफ y आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ कि x कुछ और था, y कुछ और था? इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद x हमारा गॉसियन रैंडम वेरिएबल था, लेकिन जो हमारा y है दैट इज नॉट अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। देखिए यहाँ पे आप एक चीज को याद रखिएगा कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक तो मैंने 1 to 1 और मेनी टू 1 बता दिया, इसके अलावा भी दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है y is equal to gx, जैसे हम लेते हैं ना, दिस इज सिंपली इक्वल टू ax plus b। मतलब कि अगर आप y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो दिस मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस केस में क्या होता है कि x एंड y रिमेन द सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में, ये दोनों सेम मैथमेटिकल फंक्शंस हैं और सेम मैथमेटिक। अब बोलिएगा फिर ट्रांसफॉर्मेशन से फर्क क्या पड़ गया? बट y will have different statistical averages। will have नहीं करना चाहिए, कहने may have, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, different statistical averages। now what are statistical averages? that is mean different होगा, variance different होगा, mean square value different होगा, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे की सारे statistical averages है, ये वैल्यूज चेंज करती चली जाएंगी। चलो हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे और जिसके अंदर की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये है कि y इज इक्वल टू gx एंड दिस फंक्शन इज सम नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर हो जाए, मॉड ऑफ एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, एक्सेट्रा। जितने भी आप नॉन लीनियर फंक्शन सोच सकते हैं वो सारे के सारे नॉन लीनियर फंक्शंस अगर हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x जो रैंडम वेरिएबल जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है y वैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, y will be represented by some different mathematical function। ठीक है, नेक्स्ट आए हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी जो है एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन है वो भी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों देखते हैं। या आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद बता देंगे, एक मिनट। तीसरा वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कह रहा है कि x जो है आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, y इज इक्वल टू मॉड x। अगर y इज इक्वल टू मॉड x है तो इस पर्टिकुलर केस में आप कैसे निकालेगा। तो देखो y इज इक्वल टू, अगर डमी वेरिएबल लेते हैं तो मॉड ऑफ x हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 and minus x for x less than 0. So what will be g dash x? So g dash x is equal to 1 for x greater than 0 and minus 1 for x less than 0. ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें x और y के बीच में तो ग्राफ कैसा होगा। नॉट दिस इज द ग्राफ। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है तो फिर लीनियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट नहीं है। ठीक है, अगर थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन होता तो लीनियर होता। अब फिर बताया आप कि ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है। Many to one है। मेनी टू 1 है। Many to one। यहाँ पे x की दो वैल्यूज के लिए आपको y की सेम वैल्यू मिली। Now how will you find out fy y? This is equal to fx x1 divided by g dash x1 mod x1 is equal to g inverse y। ठीक है, प्लस fx x2 divided by g dash x2 mod x2 is equal to g inverse y। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप g inverse y निकालते हैं इस केस में फॉर x ग्रेटर देन 0, तो g इनवर्स y अगर आप निकालेंगे तो दिस इज सिंपली इक्वल टू y, जैसा x है y इज इक्वल टू x है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर आप g इनवर्स y निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस x है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तब आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज fx x1 1 अपॉन √2 पाई e रेज़्ड टू पावर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय दिस इज सिंपली इक्वल टू 1। अच्छा, इसका भी जो रेंज होगा y will be always greater than 0, y can never be negative। ठीक है ना, मतलब ये जो डमी वेरिएबल y है दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और x की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है। प्लस 1 अपॉन √2 पाई e रेज़्ड टू माइनस x2 स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय माइनस 1 का मॉड। देखो ये 1 का मॉड हो जाएगा, ये माइनस 1 का मॉड हो जाएगा एंड x2 इज इक्वल टू g इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉड लीजिए आप 1 का या माइनस 1 का, ये तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप y का स्क्वायर लीजिए या माइनस y का स्क्वायर ले, अल्टीमेटली y का स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी fy y? Now this will be equal to 1 over 1 √2 pi e raised to power minus y square by 2 plus 1 upon √2 pi e raised to power minus y square by 2। So this is equal to, आप इसको ऐड कर दीजिएगा, you will get 2 upon √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 over pi e raised to power minus y square by 2। लेकिन ये इनकम्प्लीट है,
This is defined only for y greater than or equal to 0 and 0 for y less than 0. ये complete definition है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वाई वाई और दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 2 अपॉन पाई ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 टू यू वाई। अच्छा, अगर आपने एक बार निकाल लिया, निकालने के बाद आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमने जो निकाला है ये सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो क्या तरीका है? आप एरिया अंडर द कर्व देख लीजिए। अगर एरिया अंडर द कर्व आपको सेम मिले तो उसका मतलब है कि आपने सही निकाला है। और एक बात और याद रखिएगा, ये दिस इज नो मोर अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या एक नॉर्मल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 से इंफिनिटी तक के लिए डिफाइंड है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? तो कल हम लोग जो है एक टाइम मैं आप लोग को दे दूंगा और कल मैं मॉर्निंग, आप लोग रात भर में अपना रिवीजन कर लीजिए। कल होपफुली हम लोग फर्स्ट हाफ में या फिर हो सकता है सेकंड हाफ में भी देखें। कल आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। सर। हाँ बोलिए। सर ऊपर एफ वाई ऑफ वाई का जो इक्वेशन लिखे थे हाँ मैं, अच्छा नहीं हो गया मॉड। हाँ बताइए। इससे हो गया, उसमें वो नीचे जो जी डैश एक्स वन होता है उसमें मॉड होता है, मैंने मॉड नहीं लिया था इसलिए वो 0 आ जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ये चलिए एक अच्छी चीज समझ और देख के कि मॉड लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉड नहीं लगाए तो 0 हो जाएगा इस केस में। सो मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जो है 1 to 1 होता है, एक बात याद रखिएगा, इसमें होने का चांस ही नहीं है। अगर आपका इस तरह का फंक्शन है एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की हमेशा एक वैल्यू होगी, तो दिस इज ऑलवेज 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग कल देखेंगे इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट। और बाकी एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं आपके? चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते तब बता दीजिएगा। एवरेज सर। कैसे जा रहे हैं?